सभी बच्चों का स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो चल रहा था मौर्यकालीन प्रशासन, जिसमें केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों हो चुके थे। उसके अलावा हमने जो बात करी थी सैन्य व्यवस्था के बारे में और नगरीय शासन के बारे में भी बात कर चुके थे। अब जो अगला टॉपिक है वो है न्यायिक व्यवस्था कि मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो न्यायिक व्यवस्था के लिए जो सर्वोच्च स्तर का जो न्यायालय था, सर्वोच्च स्तर का न्यायालय वो था पाटलिपुत्र में। मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसमें सर्वोच्च स्तर का न्यायालय स्थित था। और जो सबसे निचले स्तर का जो न्यायालय था, निचले स्तर का न्यायालय वो गांव में स्थित थे और उनका जो न्याय करने की जो प्रक्रिया थी, जो न्याय करते थे वो करते थे ग्रामीण और वृद्ध व्यक्ति। यानी गांव के जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होते थे वो न्याय करते थे निचले स्तर के अदालतों में। और सर्वोच्च स्तर का जो न्यायालय संचालित था वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में संचालित था। इसके बाद इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के न्यायालय थे, जैसे उनके दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला है धर्मस्थीय न्यायालय। इस प्रकार के न्यायालय को दीवानी अदालत भी कहा जाता था। अर्थात चोरी, लूट, डाका, मारपीट, मानहानि, इनसे संबंधित जो विवाद थे वो धर्मस्थलीय न्यायालयों में सुलझाए जाते थे। इनकी जो अदालत का फैसला करता था वो फैसला करते थे, तीन तो इसमें एक समूह होता था 6 सदस्यों का। तीन तो उसमें जो धर्म में पारंगत धर्मस्थ थे वो लिए जाते थे, प्लस 3 अमात्य लिए जाते थे, मंत्री। तीन तो धर्मस्थ जिनको धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो वो, और 3 अमात्य। इस प्रकार 6 लोगों का समूह धर्मस्थ न्यायालय में बैठता था। धर्मस्थ न्यायालय को दीवानी अदालत भी कहा जाता है। जैसे चोरी है, लूट है, डाका है, मारपीट है, मानहानि है, इससे संबंधित जो मामले थे वो धर्मस्थ न्यायालयों में सुलझाए जाते थे। दूसरा जो न्यायालय है वो है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय। इस प्रकार की अदालतों को फौजदारी अदालतें, फौजदारी अदालत कहा जाता था। व्यक्ति और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है व्यक्ति और राज्य के बीच के कोई विवाद है का निपटारा
ये न्यायालय करता था, कंटक शोधन न्यायालय। इसमें 3 तो अमात्य बैठते थे, और 3 प्रदष्टि। प्रदष्टि एक अधिकारी होता था वो। तो 3 अमात्य और 3 प्रदष्टि अधिकारी बैठते थे। तो कंटक शोधन न्यायालय को फौजदारी अदालत बोलते हैं। व्यक्ति और राज्य के बीच में कोई भी विवाद है तो उसका फैसला कौन करता था? कंटक शोधन न्यायालय। और इसमें जो 6 लोगों का समूह है उसमें 3 तो अमात्य होते थे और 3 प्रदष्टि। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन समाज की। मौर्यकालीन समाज। Telegram. तो मौर्यकालीन समाज का जो उल्लेख मिलता है वो हमें सबसे पहले Di bawah video ini. Oke, ini yang pertama. मैगस्थनीज की एक पुस्तक है, इंडिका। नंबर 2 कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। और अशोक के अभिलेख। मौर्यकालीन समाज की जो जानकारी हमें मिलती है वो मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। कौटिल्य के अनुसार उस समय समाज में 4 वर्ण प्रचलित थे। उस समय जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। लेकिन मैगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में विभक्त बताया है। सात जातियों में विभक्त बताया। अब वो 7 जातियाँ कौन कौन सी हैं? मैगस्थनीज एक विदेशी राजदूत था। उसने जिस व्यक्ति को जो भी काम करते हुए देखा उसने उसी को जाति कहा है। जैसे किसी को मान लीजिए कृषि करते हुए देखा तो उसने उसे जाति बना दी, यानी कृषि या किसान। किसी को पशु पालते हुए देखा तो उसने जाति बताया पशुपालक। किसी को व्यापार करते हुए देखा तो उसने उस जाति बताया व्यापारी। इस तरीके से। और कौटिल्य ने जो अपने अर्थशास्त्र में जो 4 वर्ण बताए हैं वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो 4 वर्णों का वर्णन किया है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसके अलावा भी उन्होंने कई जातियों का वर्णन किया है जिन्हें उन्होंने वर्णों में नहीं बांटा। उन्हें जैसे निषाद जाति थी, चांडाल जाति थी, उन्हें उन्होंने वर्णों में नहीं रखा है। उसके अलावा जातियाँ बताई गई हैं। और मैगस्थनीज ने जो अपनी पुस्तक में जातियाँ बताई हैं वो बताई हैं 7 जातियाँ। जैसे किसी को कृषि कार्य करते देखा तो उसने किसान जाति बता दी। किसी को पशु पालते हुए देखा तो उसने पशुपालन एक जाति बता दी। इस तरीके से। उसके अलावा मौर्यकालीन समाज में औरतों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उन्हें स्त्री शिक्षा का भी इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। अब हम बात करते हैं अगले वंश की। मौर्य वंश के बाद हम बात करेंगे सातवाहन वंश की।
अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब मौर्य वंश जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने मगध में। अब हम जो बात कर रहे हैं वो वंश है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इस वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। सिमुक, इसने इस राज्य की स्थापना की 70 ईसा पूर्व में। सैंतीस ईसा पूर्व तक राज किया, 23 वर्ष। सातवाहन वंश की जो स्थापना की है वो सिमुक नामक एक शासक ने की है, और इस वंश की स्थापना हुई थी 70 ईसा पूर्व में, और सिमुक की जो मृत्यु हुई थी 37 ईसा पूर्व में। करीब 23 वर्ष तक इन्होंने राज किया है। सातवाहन वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। वर्तमान जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य हैं उनमें, या कह सकते हैं गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच वाले भाग पर। कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच वाला भाग था वहाँ पर सातवाहन वंश की नींव रखी गई। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा, 70 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिमुक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा था। उसने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ, उसने सातवाहन वंश के साम्राज्य को दक्षिण भारत में स्थापित किया। दक्षिण भारत में स्थापित किया। इसके बाद हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद जो ये सातवाहन वंश है ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और इसकी शक्ति क्षीण होने लगी। और शक्ति क्षीण होने का कारण ये था कि महाराष्ट्र में एक नए वंश का उदय हुआ, शकों का। शकों का उदय, जिनके राजा को महाक्षत्रप बोला जाता था। जिनके राजा को महाक्षत्रप बोला जाता था। सातवाहन वंश के 23वें राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने जो शासन किया था लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास, 100 ईस्वी के आसपास इन्होंने जो शासन किया था। राजा बने थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी 23वें राजा थे सातवाहन वंश के। इन्होंने सातवाहनों की जो शक्ति थी, जो शक्ति क्षीण हो चुकी थी, उसको वापस से स्थापित किया। शक्ति को वापस स्थापित किया।
इनके बाद एक और राजा आए हैं, वासिष्ठिपुत्र पुलमावी। वासिष्ठिपुत्र पुलमावी ने एक शक राजा थे उज्जैन के, रुद्रदामन, उनकी पुत्री के साथ विवाह किया। पुत्री से विवाह करने के उपरांत रुद्रदामन ने वासिष्ठिपुत्र पुलमावी से जो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो शकों से प्रदेश छीने थे, शकों के प्रदेश पर जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, वो प्रदेश वासिष्ठिपुत्र पुलमावी से रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद छीन लिए। अर्थात समझिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को पराजित कर उनके काफ़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन वासिष्ठिपुत्र पुलमावी का विवाह हुआ था रुद्रदामन की पुत्री से, और रुद्रदामन की कौन सा राजा था? शक, एक शक राजा था। अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद रुद्रदामन ने वासिष्ठिपुत्र पुलमावी से जो इसने प्रदेश जीते थे, जो शकों से प्रदेश जीते थे, उसको वापस छीन लिया रुद्रदामन ने वासिष्ठिपुत्र पुलमावी से। उसके बाद सातवाहनों में एक राजा और हुए हैं, शक्तिशाली राजा यज्ञश्री। यज्ञश्री सातकर्णी, ये 27वें राजा थे। सातवाहन वंश के 27वें राजा यज्ञश्री सातकर्णी एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने सिक्के पर जलपोतों का अंकित कराया, जलपोतों को अंकित कराया, अर्थात इनका जो साम्राज्य था वो समुद्र तक विस्तृत था। धीरे धीरे इनकी सातवाहनों की शक्ति क्षीण होती गई और इनको एक स्थापत्य कला में एक कारलेका चैत्य, कारलेका चैत्य, चैत्य का मतलब एक तरीके से मंदिर होता है, बौद्ध मंदिर। इन्होंने एक कारलेका चैत्य बनवाया सातवाहन वंश के राजाओं ने, जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। ये स्थापत्य कला का एक उदाहरण है सातवाहन वंश की स्थापत्य कला का उदाहरण। इस प्रकार ये सातवाहन वंश पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं मगध पर, वापस लौट कर आते हैं। दोबारा से हम मगध पर लौट के आते हैं मौर्य वंश और शुंग वंश के बाद। अब वंश है गुप्त वंश। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य को गुप्त भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त नामक एक स्वतंत्र शासक ने की। एक स्वतंत्र शासक ने की। 275 ईस्वी में
श्रीगुप्त का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 275 से 300 ईस्वी तक। 275 से 300 ईस्वी तक। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र घटोत्कच गुप्त राजा बनते हैं 300 ईस्वी में, और ये अपना राजपाट संभालते हैं 319 ईस्वी तक। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त, और घटोत्कच गुप्त 300 से 319 तक अपना राजपाट संभालते हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों महाराज की उपाधि धारण करते हैं। महाराज की उपाधि धारण करते हैं। घटोत्कच गुप्त के बाद उनका पुत्र गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बनता है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। जो कि राजा बनता है 320 ईस्वी में। इसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में।